नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इससे पहले इसकी हिंदी वाली श्रृंखला आ चुकी है, हिंदी वाला पूरा एक वीडियो था, उसे आपने देखा होगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वाली सीरीज़ है। सीरीज़ क्या है? एक वीडियो है। यहाँ सीरीज़ कहना नहीं ठीक होगा क्योंकि सीरीज़ में कई सारे पार्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइलिंगुअल एक्सप्लेन किया जाएगा और इसका जो PDF है वो अंग्रेजी माध्यम का है, उसे आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं। कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो इस्टेब्लिश कब होता है, कहाँ पर होता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने सदस्य हैं, कौन अध्यक्ष वगैरह है, ये सब हम देखते हैं। तो वो डाटा शुरू में ही दे रखा है। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को ये फाइनली यानी ऑफिशियली सबके सामने आता है, काम करना शुरू करता है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। प्रयास बहुत पीछे से चल रहा था। अप्रैल का महीना जो था 1945 का, सेकेंड वर्ल्ड वार अब किनारे पर आ रहा था, यानी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। अंत में आप अगस्त में देखते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया जाता है, वहीं से युद्ध का अंत भी होता है। तो ये सब योजनाएं पहले से बन चुकी थी और शांति बहाल करना ये मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य था। तो ये लोग एक संगठन बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो चार्टर वगैरह तैयार करना, पहले तो बैठक होती है अप्रैल से लेकर जून तक, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। और उसके बाद ये फैसला होता है कि भाई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, नहीं तो भविष्य में ऐसे युद्ध होते रहेंगे और हम तबाह होते रहेंगे। क्योंकि युद्ध होता है तो तबाही हर तरफ से होती है, सिर्फ लोगों की हानि या पैसे की ही हानि नहीं होती है। विकास का पहिया वहीं थम जाता है और डेवलपमेंट का रुक जाना ये पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। तो इसको रोकथाम करने के उद्देश्य से ये इस्टेब्लिश किया जाता है। फिलहाल ये काम करना शुरू करता है 24 अक्टूबर 1945 को, जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। इसका देखिए पहला जो इस्टेब्लिशमेंट का वेन्यू है, बैठक भी यहीं पर होती है। शुरुआती बैठक सैन फ्रांसिस्को में ही होती है और ये फैसला लिया जाता है, ये काम करना शुरू करता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ये मत सोचिएगा कि जो पहली बैठक थी या इस्टेब्लिशमेंट हुई है सैन फ्रांसिस्को में तो वहाँ पर हेडक्वार्टर है, नहीं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके जो अधिकतर ऑर्गन है वो यहीं से काम करते हैं। तो ये भी यूनाइटेड स्टेट में है। मेंबर कंट्रीज करेंटली कितनी है? 193 है, 193। अब इस संख्या में परिवर्तन संभावित है तो वो हो सकता है, ठीक। जनरल सेक्रेटरी वर्तमान की यही स्थिति है, 193। जनरल सेक्रेटरी वर्तमान में कौन से हैं? तो ये है एंटोनियो गुतरेस और ये पुर्तगीज़ है, मतलब मूल रूप से पुर्तगाल के बाशिंदे हैं। और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है अमीना जे मोहम्मद, ठीक है। ये दोनों जने का नाम याद रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इसमें आप 6 क्रम से देख रहे हैं। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। हिंदी भाषा इसमें शामिल नहीं है। हिंदी को इस महत्व का यूनाइटेड नेशन ने अभी तक नहीं समझा है। अभी अच्छी बात है या बुरी, ये आप सोच सकते हैं। असल में यूनाइटेड नेशन में जो ऑफिशियल लैंग्वेज शामिल की जाती है उसमें शामिल करने का जो मेन तरीका है वो ये है कि ज़्यादातर लोगों के द्वारा वो बोली और समझी जाने वाली भाषा है। क्योंकि जब आप इतने बड़े स्तर का कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप सिर्फ अंग्रेजी में बात करेंगे और पूरी दुनिया आपकी बात को समझ जाएगी, या जितने भी मेंबर्स हैं वो आपकी बात को अडॉप्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, हर क्षेत्र की लैंग्वेज अलग है। तो ये संभव नहीं है कि जितनी पूरी दुनिया में भाषाएं हैं सबको इसमें शामिल किया जाए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मेजॉरिटी वाली भाषा है, जो मेजॉरिटी वाली पॉपुलेशन बोलती है, उस लैंग्वेज को इसमें शामिल किया गया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 6 मेजर ऑर्गन्स हैं या पार्ट आप उन्हें कह सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी है पूरी, तो उसमें ब्रेन जो है वो मेन पार्ट होता है और बाकी कई सारे मुख्य ऑर्गन्स होते हैं। कुछ सप्लीमेंट्री होते हैं, सहयोगी होते हैं और कुछ निरर्थक भी होते हैं। तो ऐसे इसमें कई सारे ऑर्गन हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट है जिनके बिना काम ही नहीं चलेगा उसमें मुख्य है ये ब्रेन है। यूनाइटेड नेशन का ब्रेन कौन है? ये जनरल असेंबली है। तो ये जनरल असेंबली हेड है या प्रिंसिपल आप इसे कह सकते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन की धुरी के तौर पे काम करता है। बाकी सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें 15 सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या आप हमेशा याद रखिए। अब 15 सदस्य सभी के सभी स्थायी नहीं है, 5 इसमें से परमानेंट मेंबर हैं और परमानेंट मेंबर्स के नाम आपको अनिवार्य रूप से पता होने चाहिए क्योंकि इससे स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ऐसे नहीं आएगा कि 4 विकल्प दे देगा कि पहचानिए कि इसमें से कौन सा परमानेंट नहीं है। अब वो बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए हैं, वैसा कोई आयोग नहीं पूछ रहा है। अब हर क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछने का तरीका है। तो आपको 3-4 स्टेटमेंट दे जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितने सही है, कौन कौन सा सही है। तो उसमें स्टेटमेंट गलत दिया रहेगा तो आपको उसे गलत ठहराना है। इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। देखिए चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये कुल मिलाकर जो 5 हैं ये परमानेंट मेंबर हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब इसमें एस्टोनिया है, अपना इंडिया भी उसी में है। भारत नॉन परमानेंट है, परमानेंट नहीं है।
तो अपने लोगों को उतनी इज्जत नहीं मिल रही। खैर, इसके बाद आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट, इसके अलावा ग्रैंडीज है और ट्यूनीशिया है, वियतनाम है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 10 हैं। इनके नाम आप वैसे भी देखेंगे तो वहाँ याद आ जाएगा। यहाँ तक तो हमने 2 पार्ट देखे, एक जनरल असेंबली देखी और दूसरी सिक्योरिटी काउंसिल देखी। अगर इसमें जो पहला वाला आप देख रहे हैं वो ह्यूमन ब्रेन है, तो उसी प्रकार से उसके निर्देश पर काम करने वाली जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संस्था या ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो सिक्योरिटी काउंसिल है। 2 को देखने के बाद अब तीसरे ऑर्गन की ओर चलते हैं। तो तीसरा ऑर्गन यहाँ पर मौजूद है, ये रहा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब इसके नाम पर मत जाइएगा कि ये इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर में ही काम करेगा। इसमें नवोन्मेषी तरीके पाए जाते हैं, मतलब इनोवेशन का गुण है। ये समय के साथ साथ अपने में परिवर्तन लाता है। तो वर्तमान में इन्वायरमेंट को भी ये पकड़ कर बैठा हुआ है, यानी इन्वायरमेंट के जितने भी मुद्दे हैं उसको भी यही हैंडल करता है, उस पर अपना निर्णय लेने का काम या जो भी क्रियाविधि है उसको करता है। तो इसके बारे में कहा गया है कि इसमें 54 मेंबर्स हैं, यानी 54 सदस्य हैं। ठीक है, डिटेल अभी आगे देखेंगे। काउंसिल ऑफ जस्टिस ये है, ये चौथे मेंबर के तौर पे। और 5वां जो इसमें पार्ट है या इसके मेजर पार्ट के तौर पे देख रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसकी बात हो रही है। और ये एकमात्र इसमें से ऐसा पार्ट है जो कि न्यूयॉर्क से बाहर है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? नीदरलैंड में। इसमें 15 जज हैं, चूंकि न्यायालय है तो भाई न्यायाधीशों के बिना तो चलेगा नहीं, तो 15 इसमें जजेस हैं। और इसका हेडक्वार्टर द हेग में है, मतलब नीदरलैंड एग्जैक्टली लोकेशन है। और लास्ट में आता है सेक्रेटरीट। तो इतने 6 मेजर पार्ट्स हमने देखे, और छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, उनको गिनने की आवश्यकता नहीं। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945, currently made up of 193 member states. The United Nations and its work are guided by purpose and principle contained in its founding charter. जब यूनाइटेड नेशन बना, मतलब तैयारी उसकी शुरू हुई, तभी एक चार्टर बनाने का काम शुरू हुआ, दस्तावेज। जैसे किसी राष्ट्र में गणतंत्र स्थापित करने के लिए पहले संविधान लिखा जाता है, अपने देश में लिखा गया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो वैसे ही आप इसे इसका संविधान समझ लीजिए। जैसे अपने देश में या कोई भी राष्ट्र अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब जितनी भी नियम कायदे होते हैं उसी में लिखे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी इनका एक संविधान तैयार हुआ, एक तरह से उसको चार्टर कहा गया है। और उसमें जितने भी इसके पर्पस और प्रिंसिपल हैं वो सब मौजूद हैं, और यूनाइटेड नेशन उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। उसमें जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसी के हिसाब से वो अपना वर्क करता है। हाँ, ये है कि वो रूढ़िवादी नहीं है। ऐसा नहीं कि चार्टर में जो अक्षर लिखे हैं उन्हीं को पकड़ कर बैठा है, उससे जरा भी दाएं बाएं नहीं होगा। अगर जनता के हित में या ह्यूमैनिटी के हित में अगर कोई काम होता है जो कि इसके चार्टर में शामिल नहीं है, तो उसको भी यूनाइटेड नेशन प्रायोरिटी देता है। जैसे इन्वायरमेंट का मुद्दा, ये उस समय शामिल नहीं था, ये बाद में आता है। बाद में हम इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा जागरूक होते हैं। तबाही तो पहले ही मच चुकी होती है, लेकिन जब पर्यावरण के नुकसान सामने आने लगते हैं, मतलब पर्यावरण की हानि के नुकसान सामने आने लगते हैं, तब जाकर लोग चेतते हैं। तो वो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, और भी कई सारे। द यूनाइटेड नेशन हैज़ इवॉल्व ओवर द ईयर टू कीप पीस विथ अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, मतलब तेज़ी से बदलता हुआ विश्व, दुनिया में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, और ये 1945 के बाद और तेज़ हो गया, इसमें गति आ गई। तो उस बदलते हुए विश्व के हिसाब से तालमेल बिठाना, और उसमें जब प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ रही हो तो पीस मेंटेन करके रखना, ये इसका मेन पर्पज़ है, उसे आपने देखा। बट वन थिंग हैज़ स्टेड द सेम, इट रिमेन द वन प्लेस। यहाँ देखिए क्या चीज़ें सेम हैं, पहले जैसी ही हैं, उसमें बदलाव नहीं होगा। इट रिमेन द वन प्लेस ऑन अर्थ वेयर ऑल वर्ल्ड्स नेशन कैन गेदर टुगेदर, मतलब कोई एक ऐसा स्थान यहाँ पूरी दुनिया में उपलब्ध कराया गया यूनाइटेड नेशन के माध्यम से, कि वहाँ जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, सदस्य देश हैं, वो सभी गेदर टुगेदर कर सके, यानी आपस में मिल सके और बातचीत कर सके। यहाँ मिलने का मतलब ये नहीं कि वो मिलकर गले मिलकर खुश हो रहे हैं, यहाँ वो किसी उद्देश्य से ही इकट्ठे होंगे, तो अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सके और उसका जो शेयर्ड सॉल्यूशन है, मतलब साझा समाधान है, उसको निकाल सके। तो वही कहा गया कि कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती है उस पर डिस्कशन होता है। इसके अलावा जितने भी फाइंड शेयर्ड सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब फाइंड करने का काम, एक राष्ट्र अगर उसको नहीं सुलझा पा रहा है, 2 राष्ट्रों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, तो उसमें कई सारी जब कंट्रीज़ अपनी अपनी राय देंगी तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ होती हैं, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो ह्यूमैनिटी है उसको होता है, यानी मानवाधिकार या मानवता, ये मेन पर्पज़ है यूनाइटेड नेशन का हर हाल में। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखिए कहा गया कि द यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप हैज़ ग्रोन फ्रॉम द ओरिजिनल 51 मेंबर स्टेट इन 1945 टू द करेंट 193 मेंबर स्टेट। मतलब जब शुरुआत होती है, स्थापना वगैरह होती है 1945 में, तो उस समय 51 इसमें ओरिजिनल मेंबर, या आप कह सकते हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो कि स्थापना के समय रहते हैं। लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते वर्तमान तक आते आते जो संख्या है वो 193 हो गई है। बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कोई सदस्यता छोड़ भी सकता है। ठीक, यहाँ तक हमने देखा। लास्ट वाली लाइन इस पैरा की देख लेते हैं। तो ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट आर मेंबर ऑफ जनरल असेंबली। बहुत ध्यान से देखिएगा, यही इसी तरह के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से स्टेटमेंट बनते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जितने यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट्स हैं, यानी देश हैं, मतलब कुल मिलाकर 193 करंट जो पोजीशन है उसके हिसाब से,
वो सभी जनरल असेंबली के मेंबर अनिवार्य रूप से होंगे। ठीक है, जनरल असेंबली की जो मेंबरशिप होती है वो मिले बिना मेंबर कहलाना ये संभव नहीं। स्टेट्स आर एडमिटेड टू मेंबरशिप बाय डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब कोई भी राष्ट्र या कोई भी व्यक्ति या जो भी है, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो यूनाइटेड नेशन में शामिल होने के योग्य है या नहीं, इसको तय करना ये जनरल असेंबली का काम है। लेकिन रिकमेंडेशन करने का काम कौन करता है? ये सिक्योरिटी काउंसिल करती है। पहले सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अनुमोदन किया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है, फिर उस पर जनरल काउंसिल विचार करके इसे एक्सेप्ट करती है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं पहले सेक्रेटरी जनरल की। तो सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट जनरल असेंबली ही करती है। जितनी भी प्रकार की अपॉइंटमेंट है या मेंबरशिप है, उस पर निर्णय लेने का हक ये जनरल असेंबली का होता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन जो होता है फैसला लेता है, ठीक वैसे ही। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 5 ईयर रिन्यूएबल टर्म। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 5 वर्ष का इनका कार्यकाल है, लेकिन वो कैसा है? रिन्यूएबल है, यानी उसे रिन्यू किया जा सकता है। और ऐसा किया गया है, आप देख सकते हैं आगे जब हम इनके नाम देखेंगे क्रम से। द करेंट सेक्रेटरी जनरल एंड द 9th ऑक्यूपेंट ऑफ द पोस्ट। यहाँ देखिए जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है और इस पद के लिए 9वें ऑक्यूपेंट है, इनका नाम एंटोनियो गुतरेस है। पुर्तगीज है ये मूल रूप से, मतलब मूल बाशिंदे वहीं के हैं। हु टुक ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2017। अब कायदे से अगर 5 साल का ही कार्यकाल होता तब तो इनका काम खत्म था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 जनवरी 2017 से इन्होंने काम संभाला था। अब जाकर 18 जून 2021 में, यानी बहुत अभी हाल फिलहाल का मामला है, इनका जो कार्यकाल है उसको एक बार रिन्यू कर दिया गया, यानी रीअपॉइंट किया गया है। तो इनका जो सेकेंड टर्म है वो स्टार्ट हो गया, रीअपॉइंटमेंट इनकी हो चुकी है। प्लेगिंग एज हिज प्रायोरिटी टू कंटिन्यू हेल्पिंग द वर्ल्ड। यहाँ देखें नीचे, चार्ट अ कोर्स आउट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो तो कोविड-19 बन चुका है। ये ऐसी महामारी है जिसमें न चाहते हुए लोग इन्वॉल्व हैं, और दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब इससे परेशान हैं, संभवतः चीन को छोड़कर। चीन इससे परेशान नहीं है क्योंकि इजाद करता वही है और सपेरा जहर उतारने का मंत्र खूब बखूबी जानता है। तो उसने अपनी वायरस फैक्ट्री में इसको जन्म दिया है, अपने कुछ लोगों को इन्फेक्ट कराया और उस इन्फेक्शन को पूरी दुनिया में फैलाया। ये उसकी प्लानिंग आप कह सकते हैं। इस पर वो काफ़ी समय से काम कर रहा था। तो यहाँ उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो डेवलपमेंट कर रहा है। बाकी जितने राष्ट्र हैं वो परेशान हैं, उन्हें ना तो वैक्सीन ढंग की मिल पा रही है, वैक्सीन एक के बाद एक आ रही है, लोगों को लग भी रही है, लेकिन वो कितनी कारगर हैं आप सभी जानते हैं। मतलब डेल्टा, अल्फा और गामा, बीटा, न जाने कौन कौन वेरिएंट पैदा हो रहे हैं। मतलब वायरस जो है वो म्यूटेंट है, वो आराम से अपना स्वरूप बदल रहा है और वैक्सीन उसके आगे हथियार डाल दे रही है। तो ऐसे में पूरे विश्व में आपाधापी मची है। तो सबसे अहम मुद्दा क्या है? कोविड-19 पेंडेमिक। और सिर्फ कोविड-19 पेंडेमिक में ऑक्सीजन मुहैया कराना और वैक्सीन लगवाना ये सब नहीं, उससे ज़्यादा अहम मुद्दा है डेवलपमेंट। इलाज करना एक अच्छी बात है, अपने लोगों को सुरक्षित रखना ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम विकास करना छोड़ दें और सिर्फ यही काम करें, ये संभव नहीं है। तो यहाँ जो ये संस्था है, मतलब सेक्रेटरी जनरल है मूल रूप से उसके हेड, तो उनका काम ये है कि इस बीच में विकास के रास्ते को भी क्लियर रखना, कि ये सब देखते हुए हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, इस पर काम करना इनका उद्देश्य होगा। तो अगली जो इनकी प्राथमिकता है वो यही है, कोविड-19 पेंडेमिक में डेवलपमेंट करना और दुनिया को आगे ले जाना। इसके बाद देखिए डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का नाम आपने अमीना जे मोहम्मद के तौर पर पीछे ही देख रखा है। इज द डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस एंड चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है वहाँ पे। यहाँ तक देखने के बाद अब ये टेबल देखकर तभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ सेक्रेटरी जनरल्स के नाम दिए हैं और इसमें आप ये क्लियर कट देखेंगे कि इनका रिन्यूएबल कई बार हुआ है, कई जो है इसमें दुर्घटना में मारे गए या निलंबन वगैरह हुआ, वो सब भी है। तो बान की मून को देखिएगा, ये जो कॉलम है ना, यहाँ सेक्रेटरी जनरल का नाम दिया है, यहाँ उनकी जो मूल ओरिजिन कंट्री है वो दी हुई है, और यहाँ हेड ऑफिस उनका दिया हुआ है, मतलब वही कार्यकाल। तो देखिए बान की मून जो है ये मूल रूप से कोरिया के थे, और इनका जो टेन्योर है वो जनवरी 2007 से स्टार्ट होता है और दिसंबर 2016 तक रहता है। ठीक है, इतने समय तक ये रहते हैं। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। कोफी अन्नान ये घाना के थे मूल रूप से बाशिंदे, और जनवरी 1997, ये रेड कलर साफ कर लेते हैं, यहाँ देखिए जनवरी 1997 से लेकर दिसंबर 2006 तक ये काम करते हैं। बुतरस घाली, अच्छा नाम है ना। तो बुतरस घाली जो है ये इजिप्टियन थे मूल रूप से, और फ्रॉम जनवरी 1992 से लेकर 1996 तक ही ये काम करते हैं। सबसे छोटा इन्हीं का दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए जेवियर पीट्स जे सेल्वर हैं, तो ये जो है ये पेरू के रहने वाले हैं और 1982 जनवरी से ये शुरू करते हैं और दिसंबर 1991 तक ये बने रहते हैं। इसके बाद जो अगले हैं वो कोर्ट वेल्डम है, यहाँ नीचे आप नाम देख रहे हैं, ये वाले ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ठीक है, इससे पहले वाले जो जेवियर थे वो पेरू के रहने वाले थे। तो इनकी जो कंट्री है उसे आप देख सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से। तो ये जो वेल्डम है, इन्हें अगर देखा जाए तो 1972 से ये अपने पद पर आसीन होते हैं और 1981 तक बने रहते हैं। तो लगभग सभी का रिन्यूएबल हुआ है। इसके बाद यूथ हैंड है, ये बर्मा के रहने वाले थे। अब बर्मा क्या चीज़ है? तो ये म्यांमार को कहा जाता है, पुराना नाम म्यांमार का बर्मा था। तो चलिए अब यहाँ देखें,
ये देखिए बर्मा यानी जो नाउ म्यांमार है, इन्होंने इनके बारे में कहा है कि हु सर्व फ्रॉम नवंबर 1961, मतलब ये काम करना शुरू करते हैं नवंबर 1961 से, लेकिन इनकी जो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट है या इन्हें फॉर्मली अपॉइंट किया जाता है वो डेट है नवंबर 1962, यानी ठीक 1 साल बाद। और वहाँ से लेकर ये दिसंबर 1971 तक अपना काम करते हैं। तो मोटे तौर पे आप 1961 से लेकर 1971 तक इन्हें काउंट कर सकते हैं। इसके बाद डैग हैमरस्क जोल्ड है, ये स्वीडन के रहने वाले हैं, ठीक है। स्कैंडिनेविया वाला जो क्षेत्र है, मतलब आर्कटिक सर्किल के आसपास वाला। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने पढ़ा होगा अगर, तो उसमें ओ पर आपने 2 पॉइंट देखे होंगे, तो उस क्षेत्र का फैशन आप कह सकते हैं, स्टाइल कह सकते हैं। स्वीडन के ये रहने वाले थे। प्लेन क्रैश में इनका देहावसान हो जाता है, अफ्रीका में दुर्घटना हो जाती है। तो कुल मिलाकर अप्रैल 1953 से ये अपना काम करते हैं और 1961 सितंबर वहाँ तक ये बने रहते हैं। इसके बाद यहाँ ट्रैगी ली का नाम आता है। तो ये ट्रैगी ली या ट्रैगी ली जो है, ये नॉर्वे के रहने वाले थे। फ्रॉम फरवरी 1946 से इनका रेजिग्नेशन जब तक नहीं आ जाता है, और रेजिग्नेशन का जो समय है वो 1952 है, वहाँ तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये तो पूरा क्रम हमने देखा। अब इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज पे थोड़ा डिटेल मैनर में चर्चा कर लेते हैं। 6 कुल मिलाकर ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनके नाम हालांकि हमने पीछे देखे हैं: अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अब ऐसा क्यों किया गया, क्यों इन ऑफिशियल लैंग्वेज को यहाँ मान्यता दी गई है, वही बताया जा रहा है। द करेक्ट इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ दीज 6 लैंग्वेजेस इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म, मतलब जो ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन है वो कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट जो है वो स्पोकन वाला भी होना चाहिए और रिटन वाला भी होना चाहिए, ताकि बेहतर समझ विकसित की जा सके। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दिस इनेबल्स क्लियर एंड कॉन्साइज कम्युनिकेशन ऑन इशू ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस, मतलब जो वैश्विक महत्व के मुद्दे हैं उस पर बेहतर कम्युनिकेशन को बनाने के लिए और लोगों तक अपनी बात को बड़े पैमाने पर पहुंचाने के लिए इन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है और इनमें अनुवाद की जो चीज़ें हैं उन्हें बेहतर किया जाता है। अब मेन बॉडीज़ को देख लेते हैं, जो कि इसका सबसे अहम पार्ट है। सबसे पहले हम उसी को देखेंगे जो हेड है, तो जनरल असेंबली से स्टार्ट करते हैं। जनरल असेंबली इज अ मेन डिलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। All 193 member states of United Nations are represented in General Assembly, making it the only United Nations body with universal representation. Or each year in September, the full United Nations membership meet in General Assembly Hall in New York for the annual General Assembly session. इसका जो वार्षिक सम्मेलन है वो न्यूयॉर्क में होता है, जनरल असेंबली हॉल में। और ये जो वार्षिक सम्मेलन या बैठक होती है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि पूरी जनरल असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। मतलब पूरे राष्ट्र के लोग तो आएंगे नहीं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वही आएंगे, तो उनके बीच में फिर संवाद होता है, डायलॉग्स होते हैं, एड्रेस दिए जाते हैं, जो भी आवश्यक निर्णय वगैरह हैं वो लिए जाते हैं। तो ये वार्षिक सम्मेलन हो गया। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल को देखिएगा। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी सबसे पहली या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अंडर द यूएन चार्टर, मतलब यूएन चार्टर में जैसा लिखा गया है वैसा ही काम करेगा। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, शांति बहाल करना और जो सुरक्षा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, उसको मेंटेन करके रखना। ये सिक्योरिटी काउंसिल जैसा नाम है वैसा गुण है, उसके हिसाब से ये काम करता है। इसमें 15 सदस्य हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। वो सब नाम हमने पीछे देख रखे थे। और हर मेंबर के पास अपना एक वोट होता है। मान लीजिए कहीं पर विवाद की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ मेजॉरिटी जो है उसका पक्ष लिया जाएगा, मतलब वोटिंग की जाएगी, जिधर मेजॉरिटी आएगी उधर उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा। जो तीसरा ऑर्गन था हमारा वो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल वाला था। तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है एक प्रिंसिपल बॉडी है, मतलब कोऑर्डिनेशन इसमें किस तरह का है इसे आप देखिए। पॉलिसी रिव्यू का इसका काम होता है, पॉलिसी डायलॉग, रिकमेंडेशंस का काम होता है। रिकमेंडेशन किस संदर्भ में होती है? तो इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल जितने भी इश्यू होते हैं उन पे ये अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीड किए गए डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये अपना रिकमेंडेशन दे सकता है या उस पर एक्शन ले सकता है। It serves as a central mechanism for activity of UN system and it specialized agency in the economic, social and environmental field. ठीक, सुपरवाइजिंग सब्सिडियरी एंड एक्सपर्ट बॉडीज़, मतलब इसका सहयोग करने वाली कई सारी एक्सपर्ट और सुपरवाइजिंग बॉडीज़ हैं जो कि इसके काम में सहयोग करते हैं। तो इसका 3 अहम क्षेत्र है या 3 अहम मुद्दा है। पहला तो इकोनॉमिक है, मतलब आर्थिक क्षेत्र में योगदान देना या सहयोग देना, उस क्षेत्र में सुझाव देना, रिकमेंडेशन वगैरह करना, वो सब है। इसके बाद सोशल सेक्टर है, मतलब सामाजिक जितने भी मुद्दे हैं वो इसके कवर में आते हैं। और साथ में इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंटल इशू जो है ये बाद में जुड़ा है, लेकिन अब ये इसका अभिन्न अंग है। तो 3 पार्ट इसके हमने देखे, मतलब 3 इसकी प्रायोरिटी देखी। इसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल को देख लेते हैं। अब ये वर्तमान में मौजूद है तो सही, लेकिन काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में मौजूद नहीं, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। तो ये किसी भी और जो अनदर बॉडी है उस पर भी लागू हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं यूनाइटेड नेशन की जिन्हें कि हमेशा काम करना ही पड़ेगा।
फिलहाल देखिए, ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो हाल है, इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1945 में, वही जब पूरे यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। तो उसी के साथ अंडर चैप्टर, मतलब जो चार्टर था, यूएन चार्टर इसको कहा जाता है, तो उसका चैप्टर नंबर 13 था, जिसमें कि इसका प्रावधान किया गया था टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल सुपरविजन किसके लिए? जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज हैं उनके लिए, दैट हैज़ बीन प्लेस अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 7 मेंबर स्टेट। इन पर जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली स्टेट्स हैं उनकी संख्या थी 7, तो इनके संदर्भ में इसे स्थापित किया गया था। एंड इंश्योर दैट एडिक्वेट स्टेप्स वर टेकन टू प्रिपेयर द टेरिटरीज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस। मतलब ये जो टेरिटरीज हैं, इन्हें यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट हो और यहाँ की इंडिपेंडेंस बहाल हो, यानी यहाँ आज़ादी स्थापित हो सके, स्वतंत्रता मिल जाए, ये इसका मेन मोटिव था। अब ये मोटिव पूरा हो जाता है 1994 में। 1994 में ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैज अटेंड सेल्फ गवर्नेंस एंड, माफ कीजिएगा, सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि स्वशासन जब आ गया तो इंडिपेंडेंस तो मिल ही जाएगी, क्योंकि आज़ादी रहते हुए ही ये किया जा सकता है। तो ये सब काम पूरा हो जाता है। जितनी भी यहाँ पे मेंबर्स थे, मतलब यहाँ जो काउंसिल आप देख रहे हैं, इसमें जितनी भी टेरिटरीज थी, कुल मिलाकर संख्या कितनी है? 11 है। तो वो अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेती हैं। तो उद्देश्य जब पूरा हो गया तो इसे यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है, वही दिया हुआ है। यहाँ कहा गया कि द ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 1994 बाय रेजोल्यूशन अडॉप्टेड 25 मई 1994। द काउंसिल अमेंडेड इट्स रूल of procedure to drop the obligation to meet annually and agreed to meet as occasion required by its decision or the decision of its president or the request of a majority of its member or the general assembly or security council। मतलब इसमें कंडीशन जोड़ दी गई है कि कभी भी इसको फिर से बहाल किया जा सकता है जब इसकी आवश्यकता होगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। इसके बाद अब 5वें नंबर के पार्ट को देखते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और ये न्यूयॉर्क में नहीं है, न्यूयॉर्क से बाहर है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। तो इसे आप देखिए, प्रिंसिपल जस्टिस ऑर्गन या जुडिशियल ऑर्गन के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, जो कि यूएन के लिए काम करता है। और इसमें जो पीस पैलेस है द हेग का, मतलब नीदरलैंड में, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई है या वहीं पर ये मौजूद है। इट इज़ द ओनली वन ऑफ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, इट इज़ द ओनली वन ऑफ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। बाकी जितने 5 हैं उनकी लोकेशन न्यूयॉर्क में है, मतलब यूनाइटेड स्टेट का जो न्यूयॉर्क वाला क्षेत्र है वहाँ है, लेकिन ये कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में। द कोर्ट्स रोल टू सिक्योर in accordance with the international law legal dispute submitted to it by states and to give advisory opinion। ये काम यहाँ काम किस तरह का करता है? कोर्ट का जो काम होता है वही काम करता है। हालांकि हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं उनकी तरह ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन तब भी इसके पास सामर्थ्य तो है। ये एडवाइजरी बॉडी के तौर पे काम करता है, फैसला ये भी लेता है, लेकिन इसका मेन काम है एडवाइस देना। जैसे कोई विवाद है तो उस पर ये अपनी राय रखेगा, अपनी सलाह देगा कि आपको ये करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ हमने देखा। और इसके बाद अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे कि आप देखें, ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चन रिफर टू इट बाय ऑथराइज यूनाइटेड नेशन ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है। द इंटरनेशनल काउंसिल, माफ कीजिएगा, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फंक्शन इन अकॉर्डेंस विथ इट्स स्टेटस। यहाँ तक तो हमने जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको देखा। इसके बाद जो अगला मुद्दा है वो है सेक्रेटरीट का। तो सेक्रेटरीट जो है ये कंप्राइजेज द सिक्योरिटी जनरल एंड 10,000 of international UN staff members who carry out a day-to-day work on United Nations as mandated by General Assembly and organizations other principal bodies। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या आप देख सकते हैं। द सेक्रेटरी जनरल इज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ जो सेक्रेटरी जनरल है, जिनके नाम हमने पीछे ही देख रखे हैं, वो चीफ, यहाँ देखिएगा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर यहाँ काम करता है। और बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, वही जो इसके इलेक्शन का या इसके स्थापना का प्रावधान है वो दे रखा है कि पहले सिक्योरिटी काउंसिल इसके लिए रिकमेंड करेगी और उसके बाद अंतिम फैसला जनरल असेंबली का होगा, तब जाकर ये जो सेक्रेटरी जनरल है ये काम करेगा। और इसका जो टर्म है वो रिन्यूएबल होता है, ये हमने पीछे ही देख रखा है। द सेक्रेटरी जनरल इज आल्सो अ सिंबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आइडियल एंड एडवोकेट फॉर ऑल द वर्ल्ड्स पीपुल्स। यहाँ देखिएगा, स्पेशली द पुअर एंड वनरेबल। मतलब ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है, यहाँ पर आप देखिए, इसका मेन उद्देश्य या ये प्रतीक किस चीज़ का है वो बताया गया है। ये सिंबल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के आइडियल्स का, मतलब यूनाइटेड नेशन के जो आदर्श हैं, उसके जो सिद्धांत है, उसका ये जीता जागता प्रतीक होता है। और ये पूरी दुनिया के लोगों का समर्थन करता है या उनका पक्ष रखता है। खासतौर पे जो पिछड़े या एकदम से लुप्त प्राय जातियाँ या दबे कुचले लोग हैं, जो कि वास्तव में मदद के हकदार हैं, उन्हें ये सपोर्ट करता है। यूनाइटेड नेशन का एम्बेलम और फ्लैग आप देख लेते हैं। तो फ्लैग जो यूनाइटेड नेशन का है, इसकी ओपनिंग डेट यहाँ देखिएगा, ये 65वां जनरल डिबेट था जनरल असेंबली का, जो कि न्यूयॉर्क में हेल्ड किया गया और इसकी डेट थी 23 सितंबर 2010। वहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है, लेकिन डिज़ाइन पहले से तैयार था, ऐसा नहीं कि ये वहाँ पर बनता है, डिज़ाइन काफ़ी पहले से बना हुआ था, शुरुआत से ही।
द यूनाइटेड नेशन एम्बेलम एंड फ्लैग स्पीक टू द होप एंड ड्रीम ऑफ पीस एंड यूनिटी फॉर पीपुल द वर्ल्ड ओवर। ये चीज़ हम लोग कई बार देख चुके हैं, शांति बहाल करना और लोगों को खुश रखना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। तो एम्बेलम और फ्लैग भी उसी बारे में बताते हैं। The flag of United Nations and the emblem of United Nations, which is a part of United Nations flag design, have become the symbol of organization as it carry out its work. ठीक है, with a pair of olive tree branches and a map of world, the emblem, यहाँ देखिए, the emblem and the flag on which it rests also aspirational symbol for the people all over the world, for they speak to their hopes and dreams of peace and unity. मतलब इसमें है क्या, एक दुनिया का पूरा स्ट्रक्चर है और उसके दोनों ओर ऐसे जैतून की शाखाएं हैं, मतलब ऑलिव ट्री की ब्रांचेज हैं, और ये पूरी शांति का यहाँ संदेश देने वाला है। और भी इसमें डिज़ाइन है तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी डिज़ाइन बनाने वाले का नाम भी देखेंगे। ठीक है, द एम्बेलम एंड फ्लैग, यहाँ देखिए, द एम्बेलम एंड फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव द पार्शियल इफेक्ट, माफ कीजिएगा, प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन इन एरिया ऑफ ट्रबल एंड कॉन्फ्लिक्ट टू एनी ऑल पार्टीज कॉन्सर्न। ठीक, अब इसके बाद डिजाइनिंग द एम्बेलम ऑफ यूनाइटेड नेशन, डिजाइन कैसे बनता है वो दिया हुआ है। द ओरिजिनल एम्बेलम ऑफ, यहाँ देखिए, द ओरिजिनल एम्बेलम ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड बाय टर्म ऑफ डिजाइनर ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन 1945। डिजाइन उसी समय तैयार किया गया था। ठीक है, जब इसकी बैठक होती है 1945 में, तभी। द डिजाइन टीम वॉज लीड बाई ऑलिवर लिंकन, ये लुंडविस्ट इनका जो सरनेम है वो है, ऑलिवर लिंकन भी अगर आप याद करते हैं तो इन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था, मतलब एक पूरी टीम थी जिसे लीड ये कर रहे थे। ठीक है, द यूएन एम्बेलम वाज डिजाइन टू बी अ मैप ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंटिंग एन एजिमुथल इक्विस्टेंस, ये नीचे वाली लाइन है, यहाँ पे दिख रही है आपको, देखिए, वर्ल्ड रिप्रेजेंटिंग एन एजिमुथल इक्विस्टेंस प्रोजेक्शन सेंटर्ड ऑन द नॉर्थ पोल। ठीक है, इसमें जो प्रोजेक्शन है वो किधर की ओर सेंटर्ड है, वो नॉर्थ पोल की ओर सेंटर्ड है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में, अर्थ के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन का संकेंद्रण है वो किधर की ओर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में उसकी तुलना में लैंड एरिया कम है, तो वहाँ पॉपुलेशन का जो केंद्रण है वो कम है। तो यहाँ भी उसी साइड में प्रोजेक्शन किया गया है। और इसके साथ इंस्क्राइब इन अ ब्रेथ कॉन्सिस्टिंग ऑफ क्रॉस्ड कन्वेंशनलाइज्ड, ये क्रॉस कन्वेंशनलाइज्ड क्या चीज़ है, ब्रांचेज ऑफ ऑलिव ट्री, मतलब जैतून की शाखाएं हैं जो कि क्रॉस कन्वेंशनलाइज्ड है। इन अ गोल्ड ऑन फील्ड ऑफ स्मोक ब्लू विथ ऑल वाटर एरिया इन वाइट, मतलब यहाँ कौन सा एरिया किस रंग से रिप्रेजेंट किया गया है वो बताया गया है। द प्रोजेक्शन ऑफ मैप एक्सटेंड टू 60 डिग्री साउथ या साउदर्न लैटिट्यूड, मतलब यहाँ जो प्रोजेक्शन है वो कैसा है, वो एक्सटेंड है कहाँ तक, मतलब आपको इसमें जानना चाहिए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक वो डिज़ाइन किया गया है। तो मैप में उसे एक्सटेंड किया गया है 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वहाँ तक, दैट एंड इंक्लूड 5 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, और इसमें जो 5 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो पूरा जो एम्बेलम है या पूरा जो फ्लैग डिज़ाइन है वो यहाँ बता दिया गया। इसके बाद देखिए यूएन ब्लू, ये नीचे वाला पैराग्राफ है यहाँ से। ठीक है, द यूएन ब्लू कलर वॉज आल्सो चूजन एट दिस टाइम, मतलब ये उसी समय सेलेक्ट किया गया था जब ये 1945 में डिज़ाइन होता है। ऑल्दो स्लाइटली डिफरेंट देन यूएन ब्लू यूज टुडे, अब वर्तमान में ये जो यूएन ब्लू कलर है ये उस समय के कलर से स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, मतलब यहाँ पे फैंटम मैचिंग सिस्टम जो है वो अप्लाई किया गया है। दिस कलर चॉइस बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द विजुअल आइडेंटिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ब्लू रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीस इन अपोजिशन टू रेड, मतलब जो लाल कलर है वो युद्ध को दर्शा रहा है, वार को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अपोजिशन में ब्लू कलर है जो कि यहाँ शांति को बहाल करने के पीछे संदेश दे रहा है। तो यहाँ तक तो हमने डिजाइनिंग ऑफ एम्बेलम देखी। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि भाई आपको जो सिंबल है उनका मतलब पता होना चाहिए और उसके डिज़ाइनर का नाम पता होना चाहिए, जिन्हें कि आपने यहाँ ऑलिवर लिंकन के तौर पे देखा। इसके बाद अगला वाला देखते हैं। तो अप्रूवल ऑफ, यहाँ देखिए ये हेडिंग है, अप्रूवल ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्लैग। तो द यूनाइटेड नेशन फ्लैग वाज अप्रूव्ड बाय जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 167 क्लॉज 2 ऑन 7 दिसंबर 1946। द रिजोल्यूशन, यहाँ देखिए, द रिजोल्यूशन स्टेट्स द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन शैल बी ऑफिशियल एम्बेलम adopted by the General Assembly under the term of its resolution 92 clause 1 of 7 December 1946 centered on a light blue ground। तो जो इस फ्लैग में या एम्बेलम में चीज़ें आपने देखी, जितने भी कंपोनेंट्स देखे, उसे यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे दे दिया गया है। यूज़ ऑफ यूनाइटेड नेशंस एम्बेलम एंड फ्लैग, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिशियल स्टाम्प होता है उसमें इस एम्बेलम को यूज़ करते हैं, यही मुहर भी है। ठीक है, और जहाँ भी इस प्रकार की आवश्यकता होती है, मतलब प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता होती है, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहा गया कि यूएन का जो एम्बेलम है हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू लोगो डिज़ाइन
लोगो डिजाइंस ऑफ सर्वल एंटाइटीज इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम, मतलब पूरा जो तंत्र है इनका, यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है, उस सब में ये इम्बेलम यानी जो एक प्रतीक चिन्ह है या लोगो है उसके तौर पे काम करता है। ये प्रतीक होता है कि ये संस्था जो है ये यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है, ये हमने देखा। और यूनाइटेड नेशन के स्टाम्प के तौर पे तो काम करता ही है। अब इसके बाद जरा सी हिस्ट्री देख लेते हैं। हालांकि हिस्ट्री पे काफ़ी चर्चा एकदम शुरू में हो चुकी है, यहाँ थोड़ा सा उसका डाटा दिया हुआ है। तो ये बताया गया कि जब 1945 में वर्ल्ड वार 2 की समाप्ति के चलते यहाँ इसकी स्थापना होती है। शांति बहाल करना मेन पर्पज़ होता ही है। जितने भी राष्ट्र थे वो बर्बाद हो चुके थे, हथियारों पे और तरह तरह की जो युद्ध सामग्री है उस पर इन्होंने खर्चा किया, लड़े तो आपस में नुकसान हुआ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दो राष्ट्र अगर आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों में से जो जीतेगा वो बहुत फायदे में रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। लड़कर वो अपनी भड़ास निकाल सकता है, ठीक है, अपने क्रोध को शांत कर सकता है या दूसरे को डरा सकता है, लेकिन नुकसान उतना ही उसको भी होगा, ठीक है, नुकसान तो उसको भी उठाना पड़ेगा। तो यहाँ जितने भी देश थे वो चाहे जीते या हारे लेकिन बर्बाद तो हो गए, और इसी के चलते ये यहाँ संस्था के तौर पे स्थापित होता है। 50 इसमें मेंबरिंग या फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पे कंट्रीज शामिल होती हैं। 50 इसमें स्थायी सदस्य के तौर पे पहले शामिल होने वाले देश थे, जो कि एकदम शुरुआत में इस पूरे संगठन के लिए अपनी सहमति को जाहिर करते हैं। और ये कहा जा रहा है, यहाँ देखिए, एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यहाँ पे बैठक होती है और ये बैठक चलती है 25 अप्रैल से लेकर 26 जून के बीच में। मतलब 1945 में जब अभी जापान ने हथियार नहीं डाला था तभी से ये पहल शुरू हो गई थी कि बहुत हो गया है अब युद्ध। एक ही सेंचुरी में हमने 2 बड़े बड़े युद्ध देखे, तो अब ये आवश्यक है कि भविष्य में एक तो ऐसा युद्ध हो ना, और दूसरी ये चीज़ है कि ये जो युद्ध हुआ है, मतलब ये जो वार हुआ है, इसकी जो जितनी भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। तो यहाँ काम पहले से चल रहा था। 25 अक्टूबर से लेकर, माफ़ कीजिएगा, 25 अप्रैल से लेकर 26 जून 1945, ठीक, इस बीच में बैठकें होती हैं, बार बार बैठक होती है और अंत में ये फैसला सबके एक सहमति से, मतलब 50 राष्ट्रों के एक मत से लिया जाता है कि ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए। तो अगले जो 2 महीने होते हैं, मतलब आपने देखा ना कि 26 जून, तो 26 जून के बाद जो अगले 2 महीने होते हैं उसमें ड्राफ्ट तैयार करने का काम होता है और पूरा जो यूएन चार्टर है वो सामने आता है। मतलब इसका जो अधिकार पत्र है आप कह सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए ज़्यादा बेहतर है, तो वो तैयार किया जाता है। और विच क्रिएटेड अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशन, विच इट वॉज होप्ड, यहाँ देखिए नीचे, ठीक, इट वॉज होप्ड वुड प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वार लाइक द वन दे हैड जस्ट लिव थ्रू। मतलब अभी अभी जिससे वो गुजरे हुए हैं, अभी उसी को झेल रहे हैं, अभी उसका पूरा असर भी खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे किसी और विश्व युद्ध से वो बच सके, मतलब जितना भी दुनिया के देश हैं वो बच सके, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। और 4 मंथ आफ्टर, मतलब इसके भी 4 महीने बाद, मतलब भाई अगस्त में तो परमाणु बम गिराने का ही काम होता है, तो जापान को ये लोग बर्बाद कर देते हैं। और उसके बाद जर्मनी हिटलर के हट जाने से, मतलब हिटलर की आत्महत्या के बाद वैसे ही कमज़ोर हो गया था। तो यही दोनों मुख्य थे धुरी राष्ट्रों में, बाकी तो साथ में सहयोग कर रहे थे। जब यही हथियार डाल देते हैं, पस्त हो जाते हैं, तो उसके बाद मित्र राष्ट्र अपना जीत जाते हैं। हालांकि युद्धों को शुरू करना और उसमें मेन भूमिका निभाना ये मित्र राष्ट्रों का काम था, जो कि इस संगठन की नींव रखते हैं, लेकिन अंत में हीरो भी वही बन जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस। चलिए, तो यहाँ यूनाइटेड नेशन कुल मिलाकर इस्टेब्लिश होता है और आप देख सकते हैं कि इसका जो पहला बैठक है वो सैन फ्रांसिस्को में ही होता है, बाद में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में चला जाता है। तो 4 महीने बाद जब चार्टर तैयार हो जाता है, उसके 4 महीने बाद बाकायदा ऑफिशियली इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है 24 अक्टूबर 1945 को, व्हेन इट कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर इट्स चार्टर हैज़ बीन रेक्टिफाइड बाय चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पे यहाँ सामने आए। और बाय अ मेजॉरिटी ऑफ अदर सिग्नेचरीज, सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी जो सिग्नेचरीज हैं, मतलब हस्ताक्षरकर्ता लोग या देश हैं, उनकी भी इसमें मेजॉरिटी होती है और अंततः ये सामने आता है। नाउ मोर देन 75 ईयर लेटर्स, मतलब इसमें क्या हुआ, 75 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। भाई 1945 की बात है, तो वहाँ से अब 75 साल से ज़्यादा समय हो ही गया है। यूनाइटेड नेशन अभी भी काम कर रहा है और ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बहाल करने की दिशा में काम कर रहा है, और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उसने मेंटेन करके रखी हुई है, जबकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। दुनिया इस समय फिर डावाडोल हो रही है और संभावना दिख रही है किसी बड़े युद्ध की, जो कि कभी भी हो सकता है, तनाव बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो इसमें छोटे छोटे नमूने हम लोग अक्सर देख लेते हैं इसके। अब इसमें गिव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू दोज इन नीड, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ, मतलब जो वैश्विक कानून है उसको बहाल करना और ह्यूमन राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना, इसके अलावा पीस को बढ़ावा देना, ये सब इसके अच्छे अच्छे काम है जो कि ये करता है। लेकिन इसमें भी बड़े बदलाव की आवश्यकता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। बड़ा बदलाव अगर नहीं होगा तो ये समय के साथ चल नहीं पाएगा, और अगर रहेगा भी तो काम नहीं कर पाएगा, इसका कोई फिर फायदा नहीं होगा। खैर, अब इसके बाद देखिए, एट द सेम टाइम द यूनाइटेड नेशन इज डूइंग न्यू वर्क नॉट इन विजन फॉर इट इन, मतलब यहाँ ये कहा गया कि अभी यूनाइटेड नेशन एक नया काम कर रहा है
और वो नया काम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में ये काम कर रहा है, जिन्हें कि 2030 तक हमें अचीव करना था। लेकिन बीच में आ गया कोविड, तो समस्या ये खड़ी हो गई है कि जो डेवलपमेंट का हमारा व्हील था वो वहीं पर स्टॉप हो गया है, रुक गया है। ये कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, चाइना के अलावा कोई डेवलप इस समय नहीं कर रहा है, सब फंसे हुए हैं, या तो लड़ने में व्यस्त हैं या फिर अपने रोगियों का इलाज करने में व्यस्त हैं, अपने नागरिकों को टीका लगाने में व्यस्त हैं। जो भी रिसर्च वगैरह हो रहा है वो आजकल इनोवेशन के चलते नहीं हो रहा है, बल्कि टीकों पर हो रहा है, वैक्सीनेशन पर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। कुल मिलाकर 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल्स हैं उनको अचीव करने की बात है, तो उस दिशा में भी ये काम कर रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर का हिस्सा नहीं है। उस समय ये इन्वायरमेंट का मुद्दा उसमें था ही नहीं, कहीं छिपा हुआ रहा होगा वो ठीक है, लेकिन अलग या स्पष्ट तौर पर नहीं था। इन्वायरमेंट वाली समस्या बाद में लोगों की निगाह में आती है, रहती तो बहुत पहले से है, और पहले अगर हमने ध्यान दिया होता तो अब तक बहुत बड़ा सुधार हुआ होता, लेकिन बहुत लेट इस पर निगाह जाती है। तो जब इस दिशा में सबका ध्यान आकर्षित होता है और ये महसूस हो जाता है कि अगर हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो युद्ध तो बाद में होगा, पहले हम पर्यावरण के नष्ट होने से समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हमें मार डालेगी या जो भी कुछ है। तो इस दिशा में भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही से निकला हुआ है कि पर्यावरण को भी हम लोग डेवलप करें, भविष्य के लिए अपने संसाधनों को भी सुरक्षित रखें और वर्तमान में हम उनका एक बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का तो हमें यूज़ करना ही है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है, लेकिन उसका हम इस हिसाब से प्रयोग करें कि वो नष्ट ना हो जाए, मतलब मिस यूज़ ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की दिशा में काम करें ताकि हम डेवलपमेंट भी करते रहें और इन्वायरमेंट नष्ट भी ना हो। तो ये सब काम जो है ये भी यूनाइटेड नेशन आजकल देख रहा है, जो कि पहले के समय में इसके चार्टर में शामिल नहीं थे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को लिमिटेड करना, ये सब मतलब जो जलवायु का एक्शन प्लान वगैरह चलता है, मतलब क्लाइमेट एक्शन प्लान आप देखते हैं, उन सब के बारे में ये अपनी सहमति जताता है। विथ मेनी अचीवमेंट्स नाउ इन इट्स पास्ट, द यूनाइटेड नेशन इज लुकिंग टू द फ्यूचर टू न्यू अचीवमेंट्स, मतलब पुरानी जो इसकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको देखते हुए ये भविष्य की नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर है। तो उपलब्धियां तभी हो सकती हैं जब आप इसमें कोई बड़ा इनोवेशन करिए। द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन इज स्टिल बीइंग रिटन, तो कोई भी संस्था अगर पहले से बनी हुई है लेकिन अभी भी चल रही है तो उसका इतिहास अभी भी लिखा जा रहा है। जो पीछे बीत गया वो इतिहास है, जो वर्तमान में चल रहा है वो करंट अफेयर है, ये भी बीत जाएगा तो ये भी हिस्ट्री बन जाएगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ एक टेबल बनी है, इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। इस टेबल में ये कहा जा रहा है कि सम इंपॉर्टेंट जो यूएन एजेंसीज हैं, अब इसमें सभी के नाम नहीं हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो दी हुई है, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको देखना है, हेडक्वार्टर देखना है जो कि मेन है, और उसके अलावा पर्पस, किस उद्देश्य से वो गठित की गई। तो पहला है आपका इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, और ये यूनाइटेड नेशन से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन बाद में वो उसी का सहयोगी अंग बन जाता है। ये है ITU शॉर्टकट में। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड का है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, और ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पे काम करता है, जैसा कि इसका नाम है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये अपना वर्क करता है। इसके बाद जो अगली संस्था है वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 मतलब 1919 में स्टैब्लिश होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका भी हेडक्वार्टर है। टू इम्प्रूव कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स, ये इसका उद्देश्य है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो 1944 में ये स्टैब्लिश होता है, ठीक। ये संस्थाएं पहले से वजूद में थी, लेकिन जब बाद में यूनाइटेड नेशन के तौर पे कंबाइंड या अम्ब्रेला जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च होता है, तो उसके अंतर्गत उस अम्ब्रेला के नीचे ये सब आ जाते हैं, छोटे बड़े जो रहते हैं। तो यहाँ वही कहा गया 1944 में ये स्टैब्लिश होता है। वॉशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है, मतलब USA तो रहेगा ही। प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉरपोरेशन, ये जितना भी मौद्रिक सहयोग है या साझा सहयोग है उसको बढ़ावा देता है, कुल मिलाकर आर्थिक स्थिरता बनाने का काम करता है। इसके बाद अगला यूनिसेफ है, यानी इसका पूरा नाम होता है द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, बच्चों के अधिकारों की दिशा में ये काम करता है। तो इसका स्थापना का समय है 1946, न्यूयॉर्क सिटी में स्टैब्लिश, मतलब मुख्यालय वहीं पर है, USA इसकी लोकेशन हो गई। टू प्रमोट चिल्ड्रंस वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये FAO है, इसे आप जो पैकेट बंद डब्बे वाले खाने होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। रोम जो है इटली का, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ये इसका मेन पर्पज़ है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हम लोग पॉपुलरली जानते हैं किस रूप में, यूनेस्को के रूप में। 1945 में ये स्टैब्लिश होता है, और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। टू प्रमोट कोलेबोरेशन अमंग नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। इसके बाद जो अगली संस्था है वो है WHO, जिस पर कि बड़े संगीन आरोप अभी जब कोविड वाला पीरियड चल रहा था तो उस पर लगे थे कि ये पहले से जानते थे कि ऐसा कोई वायरस है और ये दुनिया को बाद में बताते हैं, जबकि इनका कर्तव्य था कि ये बताएं। तो ये सब आरोप है, साबित कितना हुआ वो अलग चीज़ है। फिलहाल WHO ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और अपनी गाइडलाइन वगैरह जारी करता है। कोरोना के लिए भी जो दवाइयों का पूरा लिस्ट थी वो WHO के द्वारा तैयार की गई थी।
और जितने भी डॉक्टर्स थे वो उसे रिकमेंड करते थे। तो 1948 में ये बाद में इस्टेब्लिश होता है, जेनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है और इसका वही काम है, मतलब जो पॉसिबल लेवल है, जितना भी हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है उतने लेवल तक जाकर ये लोगों के स्वास्थ्य में सहयोग करे, स्वस्थ बनाना लोगों को। इसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, IAEA इसको कहा जाता है शॉर्टकट में, ये वाली है। 1957 में इस्टेब्लिश होता है, वियना जो ऑस्ट्रिया का है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और जो पीसफुल यूज़ है एटॉमिक एनर्जी का उसको मेंटेन करके रखना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, मतलब यहाँ अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम की टेस्टिंग की और दुनिया तबाह होने के कगार पे पहुँच गई। जापान तो पूरा उस समय ध्वस्त हो गया, बाद में उतनी ही तरह अच्छे तरीके से रीडेवलपमेंट भी होता है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये हुई, उस समय दुनिया के देशों को ये महसूस हो गया कि एटॉमिक एनर्जी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक, लेकिन इसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो 2 ही बम पर्याप्त होंगे पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए, और आजकल तो बहुत डेवलप्ड वेपन्स ईजाद हो गए। तो ऐसी कंडीशन में उस पर नियंत्रण करने के लिए ये संस्था है और ये ज़रूरत भी इसकी थी, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला वाला है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA, 1960 का इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है, वाशिंगटन DC USA इसका हेडक्वार्टर है और एफिलिएट ऑफ द वर्ल्ड बैंक एम टू हेल्प अंडर डेवलप कंट्रीज राइज लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड राइज करना, ये इसका मेन मोटिव है, यहाँ आपने देखा। इसके बाद UNDP है यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1965 इसका भी समय है और न्यूयॉर्क सिटी USA ये इसका हेडक्वार्टर है। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करता है इंक्रीज द वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ देयर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है यानी UNEP के बारे में आप देखते हैं तो 1972 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, नैरोबी जो है केन्या का, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन ये मतलब उसको प्रमोट करने का काम करता है। और किस दिशा में, तो जो मानव पर्यावरण है, मतलब मनुष्य से जुड़ा हुआ इन्वायरमेंट है, उसमें ये अपना काम करता है। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में ये सामने आता है, नाम चेंज हो जाता है, इससे पहले ये गार्ड के नाम से जाना जाता था, बाद में उसका रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है। फिलहाल जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, सेटिंग रूल्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड टू रिड्यूस टैरिफ्स, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देख रहे हैं आप, UNODC है यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, 1997 में इस्टेब्लिश होता है, वियना ऑस्ट्रिया का जो है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और ये ट्रैफिकिंग और जो एब्यूज़, मतलब ड्रग्स से जुड़ा हुआ जो अवैध व्यापार है या उससे जुड़ी हुई बुराइयां हैं उस पर कंट्रोल करने का काम करता है और ड्रग्स या जो क्राइम प्रिवेंशन वगैरह होता है उसमें ये काम करता है। इसके बाद UN वुमेन है, 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी इसका हेडक्वार्टर है। इनेबल मेंबर स्टेट टू अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब मेन मुद्दा तो इसका महिला सशक्तिकरण है, लेकिन उसके साथ साथ जेंडर जो इक्वलिटी वाला मुद्दा है, मतलब लैंगिक समानता, ये वैसे भी महिला सशक्तिकरण से ही जुड़ गया। अब इसमें देखिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का मतलब फेमिनिज्म नहीं होता है, ठीक है, महिलावाद या नारीवाद नहीं होता है। नारीवाद या पुरुषवाद ये दोनों चीज़ें घातक हैं, ये हमेशा समाज में असमानता बनाकर रखेंगी। दोनों को बराबरी पर लाना, ये उद्देश्य है, ना महिला ऊपर हो ना पुरुष ऊपर हो, दोनों बराबर तरीके से ट्रीट किए जाए, दोनों को बराबर का हक हो, ये इसका उद्देश्य है। लोग आजकल वुमेन एम्पावरमेंट को फेमिनिज्म से जोड़कर देख लेते हैं, तो ये गलत है, दोनों में बहुत फ़र्क है। मतलब जो फेमिनिस्ट लोग होते हैं वो एक पक्षपाती रवैया रखते हैं और जो एम्पावरमेंट के पक्ष लेने वाले लोग होते हैं वो दोनों को समान निगाह से देखते हैं। नहीं तो पता लगेगा कि अभी वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं और 10-20 साल बाद पता लगेगा कि जो मेंस एम्पावरमेंट है वो आवश्यक हो जाएगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए समाज में बराबरी लाना। इसके बाद देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP का नाम आता है, तो ये जो है ये 1961 में इस्टेब्लिश होता है, रोम इटली जो है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, मतलब रोम शहर में है। और इरिडिकेट हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन, मतलब जो भूखमरी है, भूख से लोगों की मृत्यु हो रही है या लोग भूखे पेट सो रहे हैं, तो उस पर नियंत्रण करना, उस पर निगरानी रखना और मेल न्यूट्रिशन से लड़ना। आजकल भूखमरी से भी बड़ी समस्या मेल न्यूट्रिशन है। किसी के पास इतना खाना है कि वो अपने पेट भरने के बाद भी फेंक दे रहा है और अन्न की बर्बादी हो रही है, और किसी के पास दोनों टाइम खाने के लिए भरपूर भोजन ही नहीं है, और कुछ लोग खा रहे हैं, खूब पेट भर रहे हैं, लेकिन उनके भोजन में पोषक पदार्थ ही नहीं है, तो वो भी कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। ज़्यादा खाना भी कुपोषण का ही एक सिंबल माना जाता है। तो यहाँ मेल न्यूट्रिशन एक बहुत गंभीर समस्या है, यानी बैलेंस डाइट सबको मिले या सब तक पहुँचे, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, तब तक के लिए नमस्कार।